हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैंने क्वेश्चन जो स्टार्ट किया है वो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स ये बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी का भी जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए ऑब्जेक्टिव वाला। तो मैंने जो है अभी जो है इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व किया है। तो वो मैं आपके सामने उसका जो सोल्यूशन है प्रेजेंट कर रहा हूँ। और थर्मल का भी बचा है तो उसको भी अभी मैं और भी क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करूँगा। थर्मल का भी है और जो पेपर फर्स्ट है उसका भी है, तो उसका भी क्वेश्चन मैं जल्दी ही सॉल्व करूँगा आपके लिए। तो अभी जो है इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी का ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो है जुलाई 2022 का है, ठीक है। और सीधे आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो अभी इस पेज में मुझे न्यूमेरिकल तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, सारे थ्योरी ही हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है द रेटिंग्स ऑफ द पीएफ करेक्शन कैपेसिटर्स एट मोटर टर्मिनल्स फॉर अ 37 किलोवाट इंडक्शन मोटर एट 3000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड विल बी इन कंपेरिजन टू द सेम साइज इंडक्शन मोटर एट 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड। तो वैसे तो ये थ्योरी क्वेश्चन है बट लग तो न्यूमेरिकल जैसा रहा है, तो मैंने इसको जो है फिर भी कंसिडर किया है सोल्यूशन करने के लिए। तो इसमें सिंपल ये पूछ रहा है कि 37 किलोवाट के दो मोटर हैं, ठीक है। तो दो मोटर हैं जिसका एक का स्पीड क्या है 3000 आरपीएम है और दूसरे का जो आरपीएम है वो क्या है 1500 आरपीएम है, और इसमें दो मोटर हैं, ठीक है। तो अपने को ये फाइंड आउट करना है कि जब पीएफ करेक्शन के लिए जो कैपेसिटर यूज हो रहा है वो 3000 वाले मोटर में ज़्यादा का यूज़ होगा या कम का यूज़ होगा कैपेसिटर, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, हाई आरपीएम मोटर में कम कैपेसिटी का कहना चाहिए कम कैपेसिटी का, हाँ, कम रेटिंग वाला कैपेसिटर यूज़ होता है। और जो लो आरपीएम होता है उसमें जो है ज़्यादा रेटिंग वाला कैपेसिटर यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 3000 आरपीएम में जो है जो उसका सिंक्रोनस स्पीड विल बी, जो कैपेसिटर यूज़ होगा वो कम रेटिंग वाला यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो लेस आएगा, ठीक है। इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लो स्पीड मोटर रहता है उसमें जो इनिशियली मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो ज़्यादा चाहिए रहता है। तो उस वजह से जो कहना चाहिए जो लो स्पीड मोटर है उसमें जो है इनिशियली में मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ज़्यादा चाहिए रहता है। तो लो स्पीड मोटर का कह सकते हैं जो कैपेसिटर है वो रेटिंग जो है ज़्यादा होता है। और जबकि क्या हाई स्पीड वाले मोटर में मैग्नेटाइजिंग करंट जो है कम चाहिए रहता है, तो वहाँ पर जो है कम रेटिंग वाला कैपेसिटर यूज होता है। तो ये इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ पंप डिस्चार्ज हैज़ टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 120 मीटर क्यूब पर आवर टू 100 मीटर क्यूब पर आवर बाय ट्रिमिंग द इम्पेलर। व्हाट शुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन इम्पेलर साइज। जो पंप का जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो 120 मीटर क्यूब पर आवर से 100 मीटर क्यूब पर आवर हो गया है, यानी कि घट गया है। तो ये कैसे हुआ है, जो इम्पेलर है उसको इम्पेलर को डाया को ट्रिम किया गया है, यानी कि कम किया गया है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी दी परसेंटेज रिडक्शन इन इम्पेलर साइज, यानी कि इम्पेलर के टाइम में कितने प्रतिशत की कमी की गई है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका जो है इसको हम सभी जानते हैं पंप के केस में। पंप के केस में हम सभी जानते हैं जो डिस्चार्ज होता है Q1/Q2 इक्वल टू क्या होता है, Q1/Q2 होता है, जो डायमीटर होता है उसके प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है, D1/D2 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो Q1 क्या दिया हुआ है, Q1 दिया है 120 दिया हुआ है, 120 डिवाइड बाई जो Q2 क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं D1/D2 है, यानी कि डायमीटर का रेशियो मिल गया है। तो यहाँ से जो है अगर मैं परसेंटेज रिडक्शन जो है साइज में निकालूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, D1 - D2 डिवाइड बाई इनिशियल कितना था D1 था इंटू 100, ठीक है। तो 120 - 100 डिवाइड बाई D1 120, यानी कि ये हो गया है 20/120 इंटू 100, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100/6, यानी कि ये आ जाएगा 16.67%। ऑप्शन में देखते हैं क्या, ऑप्शन में आप देख सकते हैं 16.7 है, यानी कि 67 है।
तो ये ऑप्शन बी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर एन एयर कंप्रेसर विथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 CFM एंड सिस्टम लीकेज ऑफ 10% फ्री एयर डिलीवरी इज, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा कंप्रेसर का वही उसका फ्री एयर डिलीवरी होगा। तो 100 CFM का अगर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है तो इसमें जो आंसर होगा वो 100 CFM ही होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ 30,000 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ रूम एवरी आवर देन द रेफ्रिजरेशन टनेज विल बी नियरली इक्वल टू। ठीक है, यानी कि 30,000 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज़ रिमूव्ड हो रहा है एवरी आवर, मतलब जो हीट रिमूविंग कैपेसिटी क्या है, 30,000 किलो कैलोरी पर आवर है। ठीक है, तो हमको ये क्या निकालना है, रेफ्रिजरेशन टनेज का मतलब जो रेफ्रिजरेशन का वो कैपेसिटी जो होगा वो टनेज में क्या होगा वो निकालना है। तो ठीक है, आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो यूनिट है किलो कैलोरी में दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 22 क्या हो जाएगा। ठीक है, 1 TR, 1 TR क्या होता है, 1 TR जो होता है 3024 किलो कैलोरी पर आवर होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन में, यानी कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है, 3024 किलो कैलोरी पर आवर होता है। ओके, तो यहाँ पर कितना जो हीट रिमूविंग कैपेसिटी कितना है, 30,000 किलो कैलोरी पर आवर है एवरी आवर। ठीक है, तो 30,000 डिवाइड बाई अगर हम 3024 कर दें तो आंसर आ जाएगा, है ना। 3 डिवाइड बाई 3024, 9.9 यानी कि 10। ठीक है, 10 जो है TR इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया है 10, ऑप्शन में सी 10 TR, ये इसका आंसर हो गया। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 23। अ 500 CFM रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हैज़ ए लोडिंग एंड अनलोडिंग पीरियड ऑफ 5 सेकेंड एंड 20 seconds respectively during a compressed air leakage test. The air leakage in the compressed air system would be, मतलब अपने को क्या है यहाँ पर एयर लीकेज निकालना है कंप्रेसर का, अगर लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो क्या बोलते हैं सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी सॉल्यूशन नंबर 23। लीकेज क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लोड टाइम डिवाइड बाय लोड प्लस अनलोड टाइम। मैं थोड़ा फास्ट वे में पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा जल्दी से लिख रहा हूँ ताकि आपको समय कम लगे और आप जो है वो बाकी समय का यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, इनटू कंप्रेसर की कैपेसिटी, इसको मैं लिख देता हूँ CC कंप्रेसर कैपेसिटी, आप समझ सकते हैं ऐसे। तो लोड टाइम का वैल्यू कितना दिया है, 5 सेकंड दिया हुआ है, तो 5 सेकंड लोड टाइम 5 सेकंड नीचे में भी, और अनलोडिंग टाइम दिया है तो 20 सेकंड, इनटू कंप्रेसर कैपेसिटी कितना है, कंप्रेसर का कैपेसिटी है 500 CFM। ठीक है, तो 500 CFM, तो 5/25 इंटू 500, 25 दूनी 50, 0 यानी कि 100 CFM। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 CFM। ठीक है, तो 100 CFM बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 25। द इल्यूमिनेंस इज 20 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम अ लैम्प एट 1 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, द इल्यूमिनेंस एट हाफ द डिस्टेंस विल बी। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सॉल्यूशन 25। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E1/E2 इक्वल टू D2 स्क्वायर डिवाइड बाई D1 का स्क्वायर। ठीक है, E मतलब होता है एल्यूमिनेंस और D होता है डिस्टेंस, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है,
तो E1, E1 का क्या है, E1 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है इल्यूमिनेंस का, ये दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो 20 हमने यहाँ पुट किया, E2 हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। D2 अपने को क्या निकालना है, और यहाँ पर सॉरी ये D1 कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया। D2 जो है कितना दिया है, द इल्यूमिनेंस एट हाफ, ठीक है, हाफ यानी कि 0.5, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो E2 क्या हो जाएगा 20/0.5 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो 80 जो है इसका आंसर हो गया, 80, ठीक है। ऑप्शन डी 80, ठीक है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। अ 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 1470 RPM, व्हाट इज द स्लिप वैल्यू, ठीक है। स्लिप वैल्यू निकालना है, ओके। तो सॉल्यूशन 28, ठीक है। तो स्लिप का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, ठीक है। ये होता है सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, और माइनस रेटेड स्पीड डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड इनटू 100, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो है यहाँ पर हमको जो है रेटेड स्पीड तो दिया हुआ है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें लिखा हुआ है इज़ रनिंग, रनिंग मतलब जो चल रहा है, कितने पे चल रहा है 1470 पे चल रहा है, तो इतने पे तो चल रहा है, लेकिन इसका कैपेसिटी जो है इससे ज़्यादा होगा, यानी कि जो इसका सिंक्रोनस स्पीड मतलब एक्चुअल जो स्पीड होना चाहिए वो, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 120F डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल, ठीक है। 120 इंटू फ्रीक्वेंसी इंडेक्स कितना है 50 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल, तो पोल कितना दिया हुआ है 4 पोल दिया हुआ है, ठीक है। तो डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 3 12 0, 5 3 1500, 1500 RPM, ठीक है, 1500 RPM, ये इसका हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड। तो स्लिप परसेंटेज में निकालना है, तो सिंक्रोनस स्पीड कितना हो गया 1500, है ना, 1500 माइनस रेटेड स्पीड कितना था 1470 डिवाइड बाई 1500। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1500 माइनस 1470 आंसर डिवाइड बाई 15, ये आ रहा है 2% आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 2%। तो 2% जो है इसका आंसर हो जाएगा, 2% मतलब जो स्लिप वैल्यू है कितना है 2% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इस पेज में तो नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। The COP of a vapor compression refrigeration system is 3.3 if the motor draws power of 10 kilowatt at an operating efficiency of 90%, the tonnage of refrigeration system is about, ओके। तो यहाँ पर हमको जो है टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है COP दिया हुआ है 3.3 दिया हुआ है, ठीक है। और जो मोटर जो है पावर ले रहा है कितना ले रहा है 10 किलोवाट ले रहा है, जो कि 90% एफिशिएंसी पर ले रहा है, तो टनेज निकालना है, ठीक है। तो COP का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है 33।
अगर आपको मोटर का पावर दिया है तो उस केस में COP का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें होता है कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट ये किलोवाट में रहेगा, डिवाइड बाय पावर इनपुट। किस में रहेगा, पावर इनपुट टू कंप्रेसर में रहेगा, पावर इनपुट टू कंप्रेसर। ठीक है, ये भी किलोवाट में रहेगा। ठीक है, तो जो कूलिंग इफेक्ट होता है यहीं से हमारा जो है टनेज निकलता है, टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन निकलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो COP कितना दिया हुआ है, 3.3 दिया हुआ है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालना है, मतलब कूलिंग इफेक्ट निकालना है। तो अपन यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट जो है इसको वैसे ही रहने देते हैं, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, डिवाइड बाय पावर इनपुट कितना है, पावर इनपुट है 10 किलोवाट, लेकिन 90% इफिशियंसी पर। ठीक है, 10 किलोवाट 90% इफिशियंसी मतलब 90/100। ठीक है, तो ये दोनों ज़ीरो कट गए। तो कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट कितना आया, 3.3 इंटू, अभी 9 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3.3 इंटू 9, 29.7 हो जाएगा। ओके, 29.7 ये किस में आएगा, किलोवाट में आएगा, है ना। अब हम ये भी जानते हैं, ठीक है, या शायद कई लोग अवेयर ना हो, 1 TR क्या होता है, 1 TR इक्वल टू होता है 3.5 किलोवाट होता है। ठीक है, तो कूलिंग इफेक्ट किस में आया है, किलोवाट में आया है। ठीक है, तो किलोवाट में 1 TR क्या होता है, 3.5 किलोवाट होता है। तो हमको जो आंसर चाहिए कूलिंग इफेक्ट है वो भी TR में चाहिए, मतलब टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन में चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 29.7 का 3.5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29.7 डिवाइड बाई 3.5 या 8.49। ठीक है, 8.49 TR ऑप्शन में है क्या, देख लेते हैं। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 8.5 है, तो ये 8.49 को मैं 8.5 तो लिख सकता हूँ। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। फॉर अ कूलिंग टावर इफ इवोपरेशन लॉस इज 15 मीटर क्यूब पर आवर एंड साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन इज 2.5, द ब्लो डाउन इज इक्वल टू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगने से भले कठिन लग रहा होगा देखने से, बट सिंपल क्वेश्चन है। सोल्यूशन नंबर 35, हमको क्या निकालना है, ब्लो डाउन निकालना है। ठीक है, तो ब्लो डाउन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्लो डाउन इक्वल टू होता है इवापोरेशन लॉस, इवापोरेशन लॉस डिवाइड बाय COC -1। ठीक है, तो इवापोरेशन लॉस इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इवापोरेशन लॉस दिया है 15 मीटर क्यूब पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो 15 मीटर क्यूब पर आवर ये हो गया। COC कितना दिया हुआ है, COC दिया हुआ है 2.5। ठीक है, 2.5 -1 तो कितना हो जाएगा, 15, और ये हो जाएगा, तो इसको जब करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में 10 है क्या, 10 मीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है। इन अ DG सेट अ 3-phase alternator इज सप्लाइंग ऑन एन एवरेज 100 एम्पियर एट 420 वोल्ट एंड 0.9 PF पावर फैक्टर टू अ load if the specific fuel consumption of this DG set is 0.30 liter per kilowatt hour at that load, then how much fuel is consumed while delivering generated power for 1 hour। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में जो हमारा DG सेट है कितना लीटर तेल जो ऑयल है वो कंज्यूम कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। यानी कि एक DG है, DG अल्टरनेटर से कनेक्टेड है,
ठीक है। और उसमें जो सप्लाई आ रहा है वो आ रहा है 100 एम्पियर पर 420 वोल्ट, और उसमें जो पावर फैक्टर यूज़ हो रहा है 0.9 का हो रहा है। ठीक है। जो डीजी सेट का फ्यूल कंजम्पशन रेट है वो कितना है, 0.30 लीटर पर किलोवाट आवर, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए 0.30 लीटर जो है ऑयल कंजम्पशन हो रहा है। तो 1 घंटे में इस डीजी सेट में कितना लीटर तेल खपत होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसमें क्या दिया हुआ है, पावर फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है। पावर फैक्टर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ये कुछ दिया हुआ है एम्पियर वोल्ट। इससे आपको क्या याद होगा कि हम √3VI भी कर सकते हैं। तो √3VI करके पावर फैक्टर करके एक फार्मूला होता है। ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सॉल्यूशन 39। जब भी आपको एम्पियर दिया है, वोल्ट दिया है, पावर फैक्टर दिया है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, ड्रॉन पावर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ड्रॉन पावर क्या होता है, √3VI cos φ होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू हो जाएगी 420, लेकिन मैं इसको 0.420 लूँगा क्योंकि मुझे जो पावर चाहिए वो किलोवाट में चाहिए। ठीक है। तो किलोवाट के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया इसको, 420 को, तो ये किलोवाट में आ जाएगा, किलो वोल्ट हो गया, इसलिए आई की वैल्यू कितना है, 100 हो गया। 100 cos φ, पावर फैक्टर कितना दिया, 0.9 दिया हुआ है, तो 0.9। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.732 इंटू 0.420 इंटू 100 इंटू 0.9 कितना है, 65 आया है। ठीक है। तो 65.46 यानी कि 5 किलोवाट इतना कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। अब मैंने किलोवाट क्यों लिया है, क्योंकि किलोवाट में, क्योंकि यहाँ पर जो डीजी में आप देख सकते हैं कि जो कंजम्पशन रेट है वो कितना है, किलोवाट आवर में है, इसलिए मैंने यहाँ पर किलोवाट लिया है। ठीक है। तो ये हो गया है ना। अब अगर मैं ये जो 65.5 है, ठीक है, किलोवाट, इसको अगर मैं डीजल के कंजम्पशन रेट 0.30 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, या लीटर पर किलोवाट आवर, ठीक है, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए क्या हो जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा 1 आवर, तो यहाँ भी 1 आवर आ जाएगा। तो किलोवाट आवर कट गया, और दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, लीटर में मिलेगा। ठीक है। तो डीजल का टोटल जो मेरा कंजम्पशन है वो निकल जाएगा 1 घंटे का। तो 65.5 इंटू 0.30, 19.65। ठीक है। 19.65 क्या यूनिट बचा, लीटर। ठीक है। और मैंने क्या माना था, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए मतलब आवर, तो ये पर आवर जो है इतना कंजम्पशन होगा। ठीक है। 19.65, तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में देख सकते हैं 19.64 है, यानी कि 65, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1 आवर के लिए, पर आवर, ये आंसर हो गया। ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे क्या लिखा हुआ है, The total loss for a transformer loading at 60% with no load and full load loss of 3 kilowatt and 25 kilowatt respectively is। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में जो लॉस होता है, एक दो तरह के लॉस होते हैं, नो लोड लॉस और एक होता है लोड लॉस। ठीक है। तो दोनों तरह का लोड लॉस दिया हो, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ही बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी के प्ले लिस्ट में जा करके, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। बट क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 लाइन में समझाना है, तो मैं इसको फटाफट एज़ पर फार्मूला इसको फिट करके आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के लॉस दिए हुए हैं, नो लोड लॉस और फुल लोड लॉस। ठीक है। तो उस पर जो है हमको जो है टोटल लॉस कितना जा रहा है ट्रांसफार्मर में वो फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं। देखिए, जो टोटल लॉस होता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नो लोड लॉस, इसको मैंने लिखा नो लोड, प्लस क्या हो जाएगा, के वी ए लोड, ये फार्मूला बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, डिवाइड बाय रेटेड
KVA का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू फुल लोड लॉस, इंटू फुल लोड लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर P नो लोड लॉस कितना दिया हुआ है, नो लोड लॉस दिया हुआ है 3 किलोवाट, ठीक है, 3 किलोवाट नो लोड लॉस, ठीक है। नो लोड लॉस का वैल्यू कितना है 3 किलोवाट, ठीक है। तो 3 किलोवाट प्लस अब यहाँ पर केवीए लोड दिया है, ठीक है। केवीए लोड मतलब कितने पे चल रहा है और उस ट्रांसफार्मर का एक्चुअल कैपेसिटी कितना है वो होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया हुआ है। यहाँ पर क्या लिया हुआ है कि जो ट्रांसफार्मर का लोडिंग है कितना 60% है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो ट्रांसफार्मर 100 केवीए का है तो उसमें जो है 60 केवीए का तक का ही लोड उसमें आ रहा है। ये कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है यहाँ पे। तो मैं इसको 60/100 लिख सकता हूँ, तो 60% ही हुआ, ठीक है। यानी कि अगर ट्रांसफार्मर कैपेसिटी अगर 100 केवीए है तो वो 60% का लोडिंग ही ले रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। स्क्वायर इनटू फुल लोड लॉस कितना हो गया यहाँ पर 25, ठीक है। फुल लोड लॉस ये वाला 25, ठीक, 25। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.0, ये तो कट गया, तो 0.6 हो गया, 0.6 स्क्वायर इंटू 25। तो सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 0.6 इंटू 0.6 प्लस 25, 28.36, 28.36 क्या ऑप्शन में है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन में नहीं है। एक मिनट, मुझे लगता है मैंने कैलकुलेशन में कुछ गलती किया है। 0.6 का स्क्वायर इंटू 25, 9, ठीक है। 9 प्लस क्या बचा 3, 12, 12 तो है ऑप्शन में, है ना। 12 किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा। मैंने शायद कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करते फिर जो आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिए। थोड़ा मुझे लगता है मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ओके। A process fluid at 40 meter cube per hour with a density of 0.95 is flowing in a heat exchanger and is to be cooled from 35 degree centigrade to 29 degree centigrade. The fluid specific heat is 0.78 kilocalorie per kg. If the chilled water range across the heat exchanger is 4 degree centigrade, the chilled water flow rate is, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हीट एक्सचेंजर का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस MCP डेल्टा टी फार्मूला लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रोसेस फ्लूइड है जिसका जो कैपेसिटी है वो 40 मीटर क्यूब पर आवर है, ठीक है। इससे वो बह रहा है, इसका डेंसिटी इतना दिया हुआ है, और ये जो प्रोसेस फ्लूइड है इसको ठंडा करने में कितने से कितने तक ठंडा होता है, 35 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ जाइए कि 2 टेम्परेचर दिया हुआ है और यहाँ पर इसका स्पेसिफिक फ्लूइड भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट भी दिया हुआ है। तो आप MCP डेल्टा टी ही लगाएंगे, आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये इसमें से कितना हीट रिजेक्ट किया है समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किलो कैलोरी पर केजी दिया हुआ है, मतलब जो मीटर क्यूब है उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेंसिटी तो दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर वॉल्यूम डेंसिटी के थ्रू आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो केजी में आंसर आ जाएगा, तो MCP डेल्टा टी का भी वैल्यू आ गया। तो जितना ये हीट रिजेक्ट होगा उतना ही हीट कौन गेन करेगा, जो चिलर वाटर, मतलब जो ठंडा करने के लिए पानी यूज़ हो रहा है वही इस हीट को गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी इक्वल टू करके MCP डेल्टा टी लगा दीजिए, मतलब हीट लॉस बाय दिस प्रोसेस फ्लूइड इक्वल टू हीट गेन बाय दिस चिलर वाटर। तो MCP डेल्टा टी लगाएंगे तो M जो है चिलर वाटर का फ्लो रेट, मतलब M फाइंड आउट करना है, ठीक है। M फाइंड आउट करना है, तो M फाइंड आउट करना है, CP जो होता है वाटर का 1 होता है, डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, अक्रॉस हीट एक्सचेंजर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो वाटर रेंज है, वाटर रेंज अक्रॉस द हीट एक्सचेंजर, मतलब जो डेल्टा T1 - T2 कितना दिया हुआ है, वाटर रेंज है ना, मतलब T1 - T2 दिया हुआ है, ये कितना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 41, ठीक है। हीट रिजेक्टेड बाय द प्रोसेस फ्लूइड इक्वल टू हीट गेन बाय द chilled वाटर,
चिल्ड वाटर नहीं, चिलर वाटर होगा एक्चुअली। ठीक है, तो हीट रिजेक्टेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mCp डेल्टा T। ठीक है, तो m जो है इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रोसेस फुट है 40 है। ठीक है, तो 40 में अगर मैं 0.95 को मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब ये तो मीटर क्यूब में दिया हुआ है ना, अगर मैं डेंसिटी यानी कि केजी पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे जो है आंसर जो है मुझे जो मास है वो केजी में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 0.95 दिया हुआ है। मास जो है मुझे कन्वर्ट करना है मास में यानी कि केजी में। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 40 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो m करके 0.95 इंटू 40 करूँगा। ठीक है, तो मुझे केजी में वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इंटू Cp की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.78 दिया हुआ है। ठीक है, 0.78 है। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है 35 माइनस 29, 35 माइनस 29 इक्वल टू हीट गेन बाई द चिलर वाटर। अब यहाँ का जो m है, m को मैं कैपिटल M लिख लेता हूँ वाटर के लिए। ठीक है, और Cp इसमें क्या हो जाएगा 1, और जो इसमें रेंज दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया, अब उसको सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 0.95 इंटू 0.78 इंटू 35 माइनस 29 कितना हो गया, 177.84 इक्वल टू m इंटू 4। अब m के लिए क्या हो जाएगा, 177.84 डिवाइड बाई 4, 44.46। m की वैल्यू क्या हो गया, 177.84 डिवाइड बाई 4 यानी कि 44.46। ये किस में आ जाएगा, केजी में आएगा। ठीक है, केजी पर आवर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो यूनिट क्या रखा है यहाँ पर, कि यहाँ पर केजी पर आवर में आ गया था यूनिट, है ना। पहले मीटर क्यूब पर आवर में था, ये जो वैल्यू है मीटर क्यूब पर आवर में थी, पर अब हमने जो है डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू है केजी पर आवर में आ गया, केजी पर आवर में आ गया। तो यहाँ भी जो मास आया है, यहाँ भी जो मास आया है वो किस में आएगा, केजी पर आवर में आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और ये इसको आप जो है 44.46 लीटर पर आवर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केजी और लीटर पानी के लिए सेम रहता है, तो ये आंसर है। तो 44.6 केजी पर आवर या 44.46 लीटर पर आवर ऑप्शन में है क्या, देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 44.46 दिया हुआ है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट ना, सॉरी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मीटर क्यूब पर आवर लिखा है सारे, नहीं ये ऑप्शन गलत है। ये मीटर क्यूब पर आवर नहीं, यहाँ पर जो है केजी पर आवर होगा या लीटर पर आवर होगा, तो इसे आप जो है करेक्ट कर लीजिए। 44.46 लीटर पर आवर होगा, शायद छपने में गलती हो गया है। ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, क्योंकि सॉरी इसके आगे भी न्यूमेरिकल है क्या, मैं देख लेता हूँ। इसके आगे जो न्यूमेरिकल है मैं पेपर में देख पा रहा हूँ, नहीं इसके आगे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मैं आपके लिए मैं और क्या इसमें ऐड कर सकता हूँ, जिससे कि आपको ये जो वीडियो है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो आपके लिए बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू सो मच।